क्या आपकी औलाद उस द्वार पर खड़ी है जहां से आगे रास्ता तो दिखता है पर दिशा नहीं मिलती? क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपनी संतान के चेहरे को देखते हुए यह महसूस किया है कि उसके भीतर कोई दीपक जलना चाहता है पर जैसे हवा उसे बुझा रही हो? क्या आपने भी कभी समाज के तानों के बीच खड़े होकर अपने ही बच्चे की आंखों में प्रश्न देखा है, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं? यदि ऐसा है तो यह कथा केवल शब्द नहीं है, यह उन्हीं माता पिता के आंसुओं से जन्मी हुई एक प्राचीन स्मृति है जिन्हें समय ने चुप करा दिया था। यह कथा वादा नहीं करती पर विश्वास जगाती है। यह चमत्कार नहीं दिखाती पर चेतना को छूती है। और कहा जाता है कि वसंत पंचमी के इस पावन दिन की कथा को जिसने भी पूरे मन से सुना, उसकी संतान कभी बुद्धि और विद्या से वंचित नहीं रही, क्योंकि जब श्रवण पवित्र हो जाता है तब भविष्य स्वयं संवरने लगता है। बहुत प्राचीन युग में जब धरती पर ऋषियों के आश्रम थे और नदियां केवल जल नहीं बल्कि ज्ञान भी बहाया करती थीं, उस समय मानव जीवन में एक विचित्र संकट उत्पन्न हो गया था। संतानें जन्म तो ले रही थीं, पर उनके भीतर जिज्ञासा क्षीण होती जा रही थी, स्मरण शक्ति कमजोर पड़ रही थी और विवेक जैसे किसी गहरे कोहरे में खोता जा रहा था। माता पिता इसे भाग्य का लेख मानकर स्वीकार कर लेते थे, पर ऋषियों की दृष्टि में यह केवल भाग्य नहीं था, यह चेतना का असंतुलन था। विद्या की देवी का स्मरण तो होता था पर उनका भाव भूल गया था। पूजा थी पर श्रवण नहीं था, मंत्र थे पर मन नहीं था। इसी पीड़ा को लेकर ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद एक दिन सरस्वती नदी के तट पर विचरण कर रहे थे और उन्हें मानवता का यह मौन विलाप भीतर तक स्पर्श कर गया। उसी तट पर एक छोटा सा आश्रम था जहां ऋषि कात्यायन और उनकी पत्नी भार्गवी निवास करते थे। वर्षों की तपस्या, सेवा और संयम के बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था, पर बालक की दृष्टि में वह तेज नहीं था जो सामान्यतः आश्रम के बालकों में दिखता था। वह शास्त्र सुनता था पर समझ नहीं पाता था, गुरु बोलते थे पर शब्द उसके भीतर ठहर नहीं पाते थे। भार्गवी हर रात अपने आंचल में आंसू छिपाकर मां सरस्वती का स्मरण करती थीं। वे संतान मांगने वाली माता नहीं थीं, वे बुद्धि मांगने वाली माता थीं। उनके लिए यह पीड़ा व्यक्तिगत नहीं थी, यह उस समस्त समाज की पीड़ा थी जो अपनी आने वाली पीढ़ी को अंधकार में जाता देख रहा था। एक वर्ष वसंत पंचमी का दिन आया। आकाश में हल्की पीतिमा थी, वायु में कोमलता थी और प्रकृति जैसे किसी अदृश्य वीणा की ध्वनि पर थिरक रही थी। ऋषि कात्यायन ने उस दिन कोई यज्ञ नहीं किया, कोई मंत्र नहीं पढ़ा। उन्होंने केवल अपने पुत्र को गोद में बैठाया और सरस्वती नदी के तट पर बैठकर एक प्राचीन कथा का स्मरण करने लगे। एक ऐसी कथा जो उन्होंने अपने गुरु से केवल एक बार सुनी थी और जिसे सुनते समय उनके गुरु की आंखों में अद्भुत शांति थी। वह कथा मां सरस्वती के प्राकट्य की नहीं थी, वह मानव के भीतर विद्या के जागरण की थी। उन्होंने वह कथा अपने पुत्र को सुनाई, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी आग्रह के। कहते हैं कि उसी क्षण जब कथा का अंतिम भाव ऋषि के मुख से निकला, सरस्वती नदी की लहरों में एक विचित्र कंपन हुआ। वह कंपन जल का नहीं था, वह चेतना का था। भार्गवी ने अनुभव किया कि उनके पुत्र की आंखों में पहली बार किसी प्रश्न की चमक दिखाई दी। वह कोई चमत्कार नहीं था, वह केवल एक संकेत था कि कथा ने अपना काम आरंभ कर दिया है। उसी दिन देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वसंत पंचमी केवल देवी की पूजा का दिन नहीं है, यह श्रवण का पर्व है। जो माता पिता इस दिन कथा को मन से सुनते हैं, वे अपनी संतानों के भीतर सोई हुई बुद्धि को आमंत्रण देते हैं। नारद ने बताया कि बुद्धि कोई वस्तु नहीं जो दी या ली जा सके, वह एक प्रवाह है जो पीढ़ियों से चलता आता है। जब माता पिता का मन श्रद्धा से भर जाता है, तब वही श्रद्धा संस्कार बनकर संतान तक पहुंचती है।
वसंत पंचमी की कथा उसी प्रवाह को शुद्ध करती है। उन्होंने यह भी कहा कि जो इसे केवल इच्छा से सुनेगा उसे फल नहीं मिलेगा, पर जो इसे स्वीकार भाव से सुनेगा उसके घर में विद्या स्वयं मार्ग खोज लेगी। यह सुनकर ऋषि कात्यायन का हृदय जैसे हल्का हो गया। उन्हें उत्तर मिल गया था, बिना प्रश्न पूछे। समय बीतता गया। वही बालक जिसे लोग मंद बुद्धि कहते थे, धीरे धीरे प्रश्न करने लगा। उसके प्रश्न सरल थे पर सच्चे थे। उसने शास्त्रों को रटना नहीं चाहा, उसने उन्हें समझना चाहा। गुरुओं को यह परिवर्तन समझ में नहीं आया, पर भार्गवी जानती थी कि यह कथा का प्रभाव है। धीरे धीरे यह कथा अन्य आश्रमों तक पहुंची। लोग वसंत पंचमी के दिन एकत्र होने लगे। पूजा कम हुई, श्रवण अधिक हुआ, और जहां जहां यह कथा श्रद्धा से सुनी गई, वहां वहां संतानों के भीतर कुछ न कुछ बदलने लगा है। भाग केवल आरंभ है। यह उस स्मृति का पहला द्वार है जहां से होकर चेतना यात्रा करती है। वसंत पंचमी की यह पौराणिक कथा केवल अतीत की कहानी नहीं, यह भविष्य की नींव है। कहा जाता है कि जिसने इसे पूर्ण विश्वास से सुना, उसकी संतान कभी बुद्धि से वंचित नहीं रही। क्योंकि जब माता पिता सुनते हैं, तब केवल उनके कान नहीं, उनका भाग्य भी सुनता है। और जहां भाग्य सुनने लगे, वहां अंधकार अधिक देर टिक नहीं पाता। समय के साथ वह कथा, जो कभी एक आश्रम की सीमा में सिमटी हुई थी, धीरे धीरे मानव जीवन की धड़कनों में उतरने लगी। वसंत पंचमी अब केवल ऋतु का उत्सव नहीं रही, वह आत्मा के पुनर्जागरण का दिन बन गई। जिन गांवों में कभी बच्चों की आंखों में जिज्ञासा नहीं दिखती थी, वहां अब छोटे छोटे प्रश्न जन्म लेने लगे। लोग इसे परिवर्तन कहने से डरते थे, पर भीतर ही भीतर स्वीकार करने लगे थे कि कुछ तो है जो केवल सुनने से घट रहा है। ऋषि कात्यायन इस परिवर्तन को देखकर न उत्साहित होते थे, न आश्चर्य करते थे। वे जानते थे कि जब चेतना को स्पर्श मिलता है तो उसका प्रभाव धीरे आता है, पर स्थायी होता है। उनकी दृष्टि अब केवल अपने पुत्र तक सीमित नहीं रही थी। वे हर उस माता पिता को देखते थे जिनके हृदय में चिंता और आशा एक साथ पल रही थी। उसी कालखंड में एक दूरस्थ नगर से एक स्त्री अपने पति के साथ आश्रम पहुंची। उसका नाम वसुधा था। उसके गर्भ से जन्मे 2 शिशु पहले ही अल्पायु में संसार छोड़ चुके थे, और तीसरी संतान जीवित तो थी, पर न बोल पाती थी, न किसी भाव को व्यक्त कर पाती थी। नगर के वैद्य, तांत्रिक और पंडित सभी अपने अपने उपाय बता चुके थे। किसी ने दोष बताया, किसी ने पाप। वसुधा ने सब कुछ सुन लिया था, पर उसके भीतर अब सुनने की शक्ति ही थक चुकी थी। जब उसने वसंत पंचमी की कथा के विषय में सुना, तो उसने कोई अपेक्षा नहीं रखी। वह केवल इस आशा से आई कि शायद मौन में कुछ शांति मिल जाए। उसने कथा सुनी, बिना आंसू बहाए, बिना प्रश्न किए, और यही वह क्षण था जहां कथा ने उसके भीतर स्थान बनाया। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कथा को समाधान के लिए नहीं, बल्कि स्वीकार के लिए सुनता है, तब वह कथा उसके भीतर गहरे उतर जाती है। वसुधा के साथ भी ऐसा ही हुआ। कथा सुनते समय उसका मन पहली बार अपने दोषों से मुक्त हुआ। उसने स्वयं को दोष देना छोड़ा, और शायद उसी क्षण उसके भीतर का बोझ हल्का हुआ। महीनों बाद उसके बच्चे ने पहली बार किसी वस्तु की ओर उंगली उठाकर ध्वनि निकाली। वह शब्द नहीं था, पर संकेत था। वसुधा ने उस क्षण को किसी को बताया नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि लोग इसे संयोग कहेंगे, पर उसके भीतर यह विश्वास जन्म ले चुका था कि कथा ने उसकी पीड़ा को पहचान लिया है। ऋषि कात्यायन ने एक दिन देवर्षि नारद से प्रश्न किया कि क्या यह कथा केवल वसंत पंचमी तक ही सीमित है? नारद मुस्कुराए और बोले कि कथा का समय नहीं होता, पर श्रवण का समय होता है। वसंत पंचमी इसलिए विशेष है क्योंकि उस दिन प्रकृति स्वयं सीखने की स्थिति में होती है। वृक्ष, पत्तियां, पुष्प सब कुछ नया ग्रहण कर रहे होते हैं। जब मनुष्य उस प्रवाह में स्वयं को जोड़ लेता है, तब उसकी चेतना भी नया स्वीकार करने लगती है। नारद ने यह भी कहा कि संतान की बुद्धि केवल उसके मस्तिष्क में नहीं, माता पिता के संस्कारों में बसती है। जब माता पिता सुनते हैं,
तब वे अनजाने में अपनी संतानों के भविष्य को संस्कारित करते हैं। धीरे धीरे यह कथा राजाओं के कानों तक भी पहुंची। एक राजा था जिसकी संतानें अनेक थीं, पर उनमें से कोई भी राज्य का भार उठाने योग्य नहीं लगती थी। राजा को भय था कि उसके बाद राज्य अराजकता में डूब जाएगा। उसने वसंत पंचमी के दिन कथा का आयोजन कराया, पर पहले वर्ष उसका मन संदेह से भरा था। उसने सुना पर स्वीकार नहीं किया। परिणाम भी कुछ नहीं बदला। अगले वर्ष जब उसने यह कथा एक पिता की तरह सुनी, न कि एक राजा की तरह, तब उसके भीतर कुछ पिघला। उसने अपने बच्चों को पहली बार आदेश नहीं, प्रश्न दिए। उसी वर्ष से उनमें विवेक का अंकुर दिखने लगा। यह परिवर्तन किसी को अचानक नहीं दिखा, पर राजा के हृदय ने इसे पहचान लिया। इन घटनाओं के साथ साथ कथा का स्वरूप भी बदलने लगा। यह अब केवल शब्दों की श्रृंखला नहीं रही, यह अनुभव बन गई। लोग इसे सुनते समय अपनी अपेक्षाएं नहीं रखते थे, वे केवल स्वयं को खोलते थे। ऋषि कात्यायन ने देखा कि जिन परिवारों में माता पिता के बीच करुणा और धैर्य था, वहां कथा का प्रभाव अधिक गहरा था। यह स्पष्ट होने लगा कि बुद्धि का संबंध केवल ज्ञान से नहीं, भाव से भी है। जब भाव शुद्ध होते हैं, तब ज्ञान स्वयं मार्ग खोज लेता है। यह बात धीरे धीरे समाज की स्मृति में अंकित होने लगी। एक बार वसंत पंचमी की संध्या को आश्रम में एक वृद्ध आया। उसकी संतानें थीं, पर वे उसे त्याग चुकी थीं। उसने कहा कि वह कथा इसलिए सुनना चाहता है ताकि अगला जन्म बेहतर हो। ऋषि कात्यायन ने उसे बैठाया और कथा सुनाई। कथा समाप्त होने पर वृद्ध ने कहा कि उसके भीतर पहली बार यह समझ आई कि बुद्धि केवल दूसरों को देने की वस्तु नहीं, स्वयं को समझने का साधन है। उसके जाने के बाद ऋषि ने अनुभव किया कि यह कथा केवल संतान की नहीं, संपूर्ण वंश की कथा है, पिछले, वर्तमान और आने वाले समय की। समय के प्रवाह में ऋषि कात्यायन का शरीर क्षीण होने लगा, पर उनकी दृष्टि और स्पष्ट होती गई। उन्होंने अपने पुत्र को एक दिन अपने पास बैठाया और कहा कि यह कथा कभी ग्रंथों में बंद मत करना, इसे बहने देना जैसे नदी बहती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब लोग इसे नियम बनाकर सुनेंगे, तब इसका प्रभाव घटेगा। जब इसे श्रद्धा बनाकर सुनेंगे, तब यह फल देगी। यह कहते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली और ऐसा लगा मानो वसंत पंचमी का वही पीला प्रकाश उनके चारों ओर फैल गया हो। उनके जाने के बाद भी कथा रुकी नहीं। यह माता से पुत्र, गुरु से शिष्य और पीढ़ी से पीढ़ी तक बहती रही। लोग इसे सुनते रहे। कुछ को तुरंत परिवर्तन दिखा, कुछ को वर्षों बाद और कुछ को अगली पीढ़ी में। पर जिसने भी इसे मन से सुना, उसके जीवन में बुद्धि का दीपक किसी न किसी रूप में अवश्य जला। यही कारण है कि आज भी कहा जाता है, यदि आपके भीतर संतान को लेकर कोई भय है, कोई शंका है, तो वसंत पंचमी की इस कथा को सुनिए, क्योंकि जब कथा हृदय तक पहुंचती है, तब भविष्य स्वयं अपना मार्ग ढूंढ लेता है। कथा आगे बढ़ी तो उसके साथ मनुष्यों की आंतरिक यात्रा भी आगे बढ़ने लगी। अब लोग केवल संतान की चिंता लेकर नहीं आते थे, वे स्वयं को लेकर भी प्रश्न करने लगे थे। आश्रम में बैठकर कथा सुनते समय कई माता पिता पहली बार यह स्वीकार कर पाए कि उन्होंने अपनी संतान को केवल परिणामों के तराजू पर तौला था, संवेदना के धरातल पर नहीं। ऋषि कात्यायन की अनुपस्थिति में भी उनका भाव जीवित था, मानो वे हर श्रोता के भीतर बैठकर उसे सुनना सिखा रहे हों। वसंत पंचमी के दिन जब पीले फूल झरते, तो लोग केवल देवी को नहीं देखते, वे अपने भीतर की कठोरता को भी पहचानने लगते। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि कथा का प्रभाव केवल बुद्धि को तेज नहीं करता, वह संबंधों को भी कोमल बनाता है। और जहां संबंध कोमल होते हैं, वहां सीखने का भय समाप्त हो जाता है। उसी समय एक युवा दंपत्ति आश्रम आया, जिनकी संतान अभी जन्मी भी नहीं थी। वे भय लेकर आए थे, भविष्य का भय, समाज का भय, तुलना का भय। उन्होंने कहा कि वे कथा इसलिए सुनना चाहते हैं
ताकि उनकी आने वाली संतान उन त्रुटियों का बोझ न ढोए जिन्हें वे स्वयं ढोते आए हैं। कथा सुनते हुए स्त्री के हाथ अनायास अपने गर्भ पर टिके रहे और पुरुष की आंखें पहली बार भीग गईं। कथा ने उनसे कुछ कहा नहीं, पर उनके भीतर यह भाव भर दिया कि संतान को श्रेष्ठ बनाने का अर्थ उसे परिपूर्ण बनाना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार्य वातावरण देना है। वर्षों बाद जब उनकी संतान बड़ी हुई तो वह असाधारण नहीं थी, पर संतुलित थी, और वही संतुलन उसके लिए सबसे बड़ा वरदान बना। कथा का प्रभाव अब समाज के उन वर्गों तक भी पहुंचने लगा था जो स्वयं को विद्या से दूर मानते थे। किसान, कुम्हार, बुनकर सब वसंत पंचमी के दिन कथा सुनने लगे। किसी ने अपने बच्चे को पहली बार विद्यालय भेजा, किसी ने उसे खेत में प्रश्न पूछने की अनुमति दी। छोटे छोटे परिवर्तन बड़े परिणामों की नींव रखने लगे। लोग समझने लगे कि बुद्धि का अर्थ केवल ग्रंथों का ज्ञान नहीं, जीवन को समझने की क्षमता है। जब बच्चे अपने अनुभवों को शब्द देने लगे, तब माता पिता ने पहली बार जाना कि वे अब केवल पालक नहीं, सहयात्री हैं। एक बार कथा के दौरान एक बालक अचानक खड़ा हो गया और उसने प्रश्न किया, यदि कथा इतनी शक्तिशाली है तो फिर संसार में अज्ञान क्यों है? उस क्षण आश्रम में मौन छा गया। कथा सुनाने वाले वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि दीपक का काम प्रकाश देना है, पर आंखें खोलना स्वयं को होता है। यह उत्तर किसी शास्त्र से नहीं आया था, वह अनुभव से उपजा था। उसी दिन से यह स्पष्ट हो गया कि यह कथा किसी अंधविश्वास की नींव नहीं, बल्कि जागरूकता का द्वार है। जो इसे सुनकर प्रश्न पूछता है वही इसका वास्तविक श्रोता है। समय के साथ कथा ने रूप बदलते हुए लोक कथा का स्वर ले लिया, पर उसका मूल भाव अक्षुण्ण रहा। कहीं यह माँ की लोरी में समा गई, कहीं दादी की कहानी में, कहीं गुरु की सीख में। लोग इसे शब्दशः नहीं दोहराते थे, पर भाव को आगे बढ़ाते थे। यही कारण था कि एक ही कथा अलग अलग स्थानों पर अलग प्रभाव दिखाती थी। कहीं यह संतान की स्मरण शक्ति बढ़ाती थी, कहीं उसके धैर्य को, कहीं उसके निर्णय लेने की क्षमता को। यह विविधता इस बात का संकेत थी कि कथा किसी एक परिणाम का वादा नहीं करती, वह प्रत्येक श्रोता को उसकी आवश्यकता के अनुसार स्पर्श करती है। कथा के साथ साथ वसंत पंचमी का स्वरूप भी बदलने लगा। अब यह केवल पीले वस्त्र और प्रसाद का पर्व नहीं रहा। लोग उस दिन मौन भी रखते, अपने बच्चों को सुनते और स्वयं भी सुनने का अभ्यास करते। कई माता पिता ने स्वीकार किया कि उन्होंने पहली बार उस दिन अपने बच्चे की बात पूरी सुनी। यह साधारण लगने वाला कार्य असाधारण परिणाम देने लगा। बच्चों के भीतर आत्मविश्वास जन्म लेने लगा और आत्मविश्वास के साथ बुद्धि का विकास स्वतः होने लगा। समाज ने यह अनुभव किया कि विद्या का बीज दबाव में नहीं, विश्वास में पनपता है। वर्षों बाद किसी ने ऋषि कात्यायन के पुत्र को देखा, जो अब स्वयं वृद्ध हो चुके थे। उनसे पूछा गया कि क्या इस कथा ने उनके जीवन को बदला। उन्होंने उत्तर दिया कि कथा ने उन्हें श्रेष्ठ नहीं बनाया, पर सजग बनाया। उन्होंने कहा कि सजगता ही बुद्धि का प्रथम चरण है। उनकी यह बात सुनकर लोगों ने समझा कि इस कथा का उद्देश्य किसी को विशेष बनाना नहीं, बल्कि उसे जागरूक बनाना है। और जब कोई व्यक्ति जागरूक होता है तो उसकी संतान भी उस चेतना से अछूती नहीं रहती। आज भी जब वसंत पंचमी आती है तो कहीं किसी कोने में कोई माता या पिता यह कथा सुन रहा होता है। शायद उसे तुरंत कोई चमत्कार न दिखे, शायद उसके प्रश्न उसी दिन हल न हो, पर उसके भीतर कुछ शांत हो जाता है। वही शांति आने वाली पीढ़ियों में विवेक बनकर प्रकट होती है। यही कारण है कि यह कथा काल की सीमा में नहीं बंधती। यह न तो केवल अतीत की स्मृति है, न भविष्य का वादा। यह वर्तमान में किया गया एक मौन संकल्प है कि जब हम सुनेंगे तब हमारी संतानें समझ पाएंगी, और जब हम समझेंगे तब उनके लिए संसार थोड़ा अधिक उज्जवल होगा। इस बिंदु के बाद कथा और गहरी होने लगी, मानो अब वह बाहरी घटनाओं से हटकर मनुष्य के अंतर्मन में प्रवेश कर रही हो। लोग ये अनुभव करने लगे कि वसंत पंचमी की कथा सुनना केवल एक दिन का कार्य नहीं,
बल्कि पूरे वर्ष चलने वाली साधना है। कई परिवारों में यह देखा गया कि बच्चे पहले जैसे नहीं रहे। वे अधिक शांत, अधिक जिज्ञासु और कम भयभीत हो गए थे। माता पिता ने भी महसूस किया कि उनके शब्दों का स्वर बदल गया है। आदेशों की जगह संवाद ने ले ली थी। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे उनके व्यवहार में उतरता चला गया। लोगों को यह समझ आने लगा कि जब वे स्वयं सीखने को तैयार होते हैं, तभी संतान भी सीखने के लिए खुलती है। कथा अब किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं जगा रही थी, बल्कि जिम्मेदारी का बोध करा रही थी। इसी समय एक ऐसा प्रसंग घटित हुआ जिसने इस कथा को और गहराई दी। एक विद्वान ब्राह्मण जो वर्षों से शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था, अपने पुत्र को लेकर आश्रम आया। उसका पुत्र तीव्र बुद्धि का था, पर अहंकार से भरा हुआ। वह प्रश्न करता था, पर सुनता नहीं था। पिता को भय था कि उसकी बुद्धि ही उसके पतन का कारण बन जाएगी। कथा सुनते समय वह बालक बार बार मुस्कुराता रहा, मानो उसे यह सब साधारण लगे। पर जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, उसके भीतर कुछ खटकने लगा। पहली बार उसे यह अनुभव हुआ कि बुद्धि यदि करुणा से रहित हो तो वह बोझ बन जाती है। कथा समाप्त होने के बाद उसने किसी से कुछ कहा नहीं, पर महीनों बाद वही बालक अपने पिता के साथ बैठकर चुपचाप खेतों में काम करने लगा। उसकी विद्या कम नहीं हुई थी, पर उसका अहंकार पिघलने लगा था। समाज में अब यह बात फैलने लगी कि यह कथा केवल मंद बुद्धि या दुर्बल संतानों के लिए नहीं है, बल्कि उन संतानों के लिए भी है जिनकी बुद्धि असंतुलित हो गई है। लोग समझने लगे कि बुद्धि का अभाव जितना पीड़ादायक है, उसका दुरुपयोग उतना ही भयावह है। वसंत पंचमी की कथा दोनों को संतुलित करने का मार्ग दिखाती थी। इस संतुलन की खोज में कई गुरु भी आश्रम आने लगे। उन्होंने देखा कि जिन शिष्यों ने इस कथा को सुना है, वे केवल अधिक जानकार नहीं, अधिक सहिष्णु भी हैं। वे प्रतिस्पर्धा में नहीं, सहभागिता में विश्वास करने लगे थे। यह परिवर्तन गुरुकुलों के वातावरण को भी बदलने लगा। एक बार दूर देश से आए यात्रियों का समूह वसंत पंचमी के दिन कथा सुनने बैठा। वे अलग भाषा बोलते थे, अलग परंपरा से थे, पर कथा सुनते समय उनके भाव एक जैसे थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने क्या समझा, तो उन्होंने कहा कि शब्द भले अलग हों, पर भाव स्पष्ट है। सुनना स्वयं को खोलना है। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि यह कथा किसी एक संस्कृति या भूगोल तक सीमित नहीं है। यह मनुष्य होने के मूल अनुभव से जुड़ी हुई है। जहां भी मनुष्य है, वहां यह कथा अपना स्थान बना सकती है। धीरे धीरे यह कथा जीवन के उन क्षणों में भी स्मरण की जाने लगी जब कोई निर्णय लेना कठिन होता था। माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर जल्दबाजी करने से पहले रुकने लगे। उन्होंने यह समझा कि हर बालक की गति अलग होती है और बुद्धि का फूल एक ही ऋतु में नहीं खिलता। इस धैर्य ने बच्चों को वह समय दिया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। कई बच्चे जिन्हें पहले कमजोर समझा जाता था, समय पाकर अपनी क्षमता दिखाने लगे। यह परिवर्तन देखकर समाज ने पहली बार यह स्वीकार किया कि तुलना बुद्धि की सबसे बड़ी शत्रु है। कथा के प्रभाव से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने वसंत पंचमी के दिन मौन व्रत भी रखना शुरू किया। उनका मानना था कि जब बाहरी शोर शांत होता है, तभी भीतर की आवाज सुनी जा सकती है। इस मौन ने उन्हें अपने बच्चों की वास्तविक जरूरतें समझने में मदद की। कई माता पिता ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने पहली बार अपने बच्चे की चुप्पी को सुना। उस चुप्पी में भय था, जिज्ञासा थी और कभी कभी असुरक्षा भी। जब इन भावों को स्थान मिला, तब बच्चे स्वयं को व्यक्त करने लगे। यही वह क्षण था जहां बुद्धि का वास्तविक विकास आरंभ हुआ। समय के साथ कथा ने यह भी सिखाया कि संतान की बुद्धि केवल उसके जन्म से नहीं, उसके परिवेश से गढ़ी जाती है। लोग अपने घरों में क्रोध, अपमान और भय को कम करने लगे। उन्होंने जाना कि ये सब ऐसे अवरोध हैं
जो सीखने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। जब घर का वातावरण हल्का हुआ तो बच्चों का मन भी खुलने लगा। यह कोई सिद्धांत नहीं था, यह अनुभव था जिसे लोग अपने जीवन में देख रहे थे। वसंत पंचमी की कथा अब एक मौन शिक्षक बन चुकी थी, जो बिना निर्देश दिए सिखा रही थी। अंततः यह कथा एक निष्कर्ष पर नहीं, बल्कि एक निरंतरता पर पहुंची। लोगों ने समझ लिया कि बुद्धि कोई अंतिम उपलब्धि नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जब माता पिता स्वयं सीखते रहते हैं, तभी संतान भी सीखने का साहस करती है। वसंत पंचमी की यह कथा इसी साहस की स्मृति है। यह हर वर्ष आकर मनुष्य को यह याद दिलाती है कि सुनना, समझना और स्वीकार करना, यही वह त्रिवेणी है जहां से बुद्धि का प्रवाह जन्म लेता है। और जब यह प्रवाह पीढ़ियों तक बहता है, तब कोई भी संतान वास्तव में बुद्धि से वंचित नहीं रहती। इसी प्रवाह में एक ऐसे राजा की कथा जुड़ती है जिसकी गूंज बाद में वसंत पंचमी की कथा के साथ सदा के लिए बंध गई। उस राजा का नाम था राजर्षि देवव्रत। वह पराक्रमी था, न्यायप्रिय था, प्रजा उसे देवतुल्य मानती थी। पर उसके हृदय में एक ऐसा शून्य था जिसे कोई विजय, कोई यज्ञ, कोई दान भर नहीं पा रहा था। उसकी रानी ने वर्षों पहले एक पुत्र को जन्म दिया था, पर वह बालक न तो शब्दों को पकड़ पाता था, न भावों को समझ पाता था। राजवैद्य बोले, बुद्धि का विकास मंद है। सभासदों ने इसे दैव योग कहा। राजा ने सब स्वीकार किया, पर हर रात जब वह उस बालक को सोते हुए देखता, तो उसके भीतर का सम्राट नहीं, एक असहाय पिता जाग उठता। वह स्वयं से पूछता, यदि मेरे पास समस्त राज्य है, पर मेरी संतान के भीतर प्रकाश नहीं, तो मेरा ऐश्वर्य किस काम का। राजा ने अपने राज्य में जो संभव था सब कराया। श्रेष्ठ गुरुओं को बुलाया गया, दुर्लभ औषधियां मंगाई गईं, यज्ञ हुए, दान दिए गए, पर बालक वही रहा, मौन, अलग, जैसे संसार उससे थोड़ा दूर हो। धीरे धीरे राजमहल में एक अदृश्य खामोशी फैलने लगी। सेवक धीमे बोलते, रानी की हंसी लुप्त हो गई और राजा के चेहरे पर स्थायी गंभीरता उतर आई। प्रजा राजा को पहले से अधिक सम्मान देती थी, पर कोई नहीं जानता था कि वह सम्मान उसके हृदय का भार और बढ़ा रहा है। उसे लगता था कि वह सबके लिए राजा है, पर अपने ही पुत्र के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। एक वर्ष वसंत पंचमी आई। राज्य में उत्सव का आयोजन था, पर राजा का मन उसमें नहीं लगा। उसी दिन एक वृद्ध कथावाचक राजसभा में आया। उसने कहा कि वह कोई मनोरंजन की कथा नहीं सुनाएगा, वह केवल श्रवण की कथा कहेगा। राजा ने अनिच्छा से अनुमति दी। सभा में जब कथा आरंभ हुई तो राजा पहले तो ध्यान नहीं दे पाया, पर जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी उसके भीतर कुछ हिलने लगा। कथावाचक ने कहा कि संतान की बुद्धि केवल उसके मस्तिष्क में नहीं, माता पिता के मन की स्थिति में पलती है। यह वाक्य राजा के भीतर उतर गया। पहली बार उसे लगा कि शायद वह अपने पुत्र को केवल समस्या की तरह देख रहा है, संपूर्ण व्यक्ति की तरह नहीं। कथा समाप्त होने पर राजा ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह सीधे अपने पुत्र के कक्ष में गया। उसने देखा कि बालक अकेला बैठा दीवार पर उंगली से रेखाएं बना रहा है। राजा वर्षों बाद पहली बार उसके पास बैठा, बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई अपेक्षा रखे। वह केवल बैठा रहा। उस मौन में राजा ने अपने भीतर की अधीरता को पहली बार देखा। उसे समझ आया कि वह अपने पुत्र से परिणाम चाहता रहा, संबंध नहीं। उस रात राजा ने व्रत लिया कि वह अपने पुत्र को सुधारने नहीं, समझने का प्रयास करेगा। अगले दिनों में राजा ने अपने आचरण में परिवर्तन किया। उसने गुरुओं को आदेश देना बंद कर दिया और स्वयं श्रोता बन गया। वह अपने पुत्र के साथ समय बिताने लगा, उसके संकेतों को पढ़ने लगा। बालक अब भी नहीं बोलता था, पर उसकी आंखों में भय कम होने लगा। राजा ने यह भी देखा कि जब वह स्वयं शांत होता है, तब बालक अधिक स्थिर रहता है।
यह कोई चमत्कार नहीं था, यह केवल भावों का प्रतिबिंब था। राजा ने वसंत पंचमी की कथा को पुनः सुना, इस बार एक पिता की तरह, न कि एक शासक की तरह। समय बीतने लगा। बालक ने धीरे धीरे कुछ शब्द कहना शुरू किए। वे शब्द अपूर्ण थे, पर उनमें भाव था। राजा ने उन्हें ठीक करने का प्रयास नहीं किया, वह केवल सुनता रहा। इसी सुनने ने बालक को और बोलने का साहस दिया। प्रजा ने यह परिवर्तन देखा, पर उसे किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं थी। राजा जान गया था कि उसकी संतान का मार्ग दूसरों से भिन्न है, पर वह मार्ग भी मूल्यवान है। इस स्वीकार ने राजा के भीतर वर्षों से जमी ग्लानि को धो दिया। एक दिन वही कथावाचक पुनः राज्य में आया। राजा ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि उसकी कथा ने उसके राज्य से अधिक उसके हृदय को बदला है। कथावाचक ने उत्तर दिया कि कथा ने कुछ नहीं किया, राजा स्वयं सुनने के लिए तैयार हुआ, इसलिए परिवर्तन हुआ। राजा ने यह बात जीवन भर स्मरण रखी। उसने अपने राज्य में यह परंपरा आरंभ की कि वसंत पंचमी के दिन कोई भी उपदेश नहीं देगा, केवल कथा सुनी जाएगी। धीरे धीरे उस राज्य के बच्चों में एक अलग ही सहजता दिखाई देने लगी। वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुआ और उसका पुत्र युवा, तब वह पुत्र राज सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बना, पर राज्य का सबसे करुणामय मार्गदर्शक बना। वह निर्णय कम देता था, समझ अधिक रखता था। प्रजा उसे अलग दृष्टि से देखती थी। राजा देवव्रत ने अपने अंतिम दिनों में कहा कि उसकी सबसे बड़ी विजय कोई युद्ध नहीं, बल्कि यह समझ है कि बुद्धि का विकास दबाव से नहीं, प्रेम से होता है। और इसी समझ के साथ उसकी कथा वसंत पंचमी की उस अनंत धारा में मिल गई, जो आज भी माता पिता को यह स्मरण कराती है कि जब हृदय बदलता है, तभी संतानों का भविष्य बदलता है। राजा देवव्रत की देह भले ही काल की गोद में समा गई हो, पर उसकी अनुभूति राज्य की श्वास प्रश्वास में बनी रही। उसके जाने के बाद राजमहल की दीवारें पहले जैसी नहीं रहीं। उनमें आदेशों की गूंज कम और संवाद की स्मृति अधिक बस गई। प्रजा ने देखा कि जिन सभाओं में पहले कठोर निर्णय होते थे, वहां अब प्रश्न पूछे जाते थे और उत्तर खोजे जाते थे। राजा का पुत्र, जो अब युवावस्था में था, सिंहासन से दूर रहकर भी राज्य के हर कोने में उपस्थित था। कभी किसानों के साथ खेतों में, कभी कारीगरों की भट्ठियों के पास, कभी गुरुकुलों में शिष्यों के बीच। वह बोलता कम था, पर सुनता गहरे तक था। लोगों ने पहली बार अनुभव किया कि सत्ता का अर्थ ऊंचाई नहीं, पहुंच है, और बुद्धि का अर्थ प्रदर्शन नहीं, समझ है। इस बदलाव ने राज्य के भीतर एक ऐसी शांति को जन्म दिया जो उत्सवों की चकाचौंध से नहीं, भरोसे की धीमी रोशनी से बनी थी। समय ने एक कठिन परीक्षा भी रखी। कई वर्षों की समृद्धि के बाद अकाल ने राज्य को घेर लिया। नदियां सिकुड़ गईं, खेतों की हरियाली फीकी पड़ने लगी और लोगों के मन में भय लौट आया। सभासदों ने पुराने उपाय सुझाए, कड़े नियम, भारी कर, सख्त अनुशासन, पर युवराज ने पहली बार सभा में लंबा मौन रखा और फिर धीरे से कहा कि संकट में सबसे पहले सुनना चाहिए। उसने किसानों को बुलाया, उनकी बात सुनी, उनकी सीमाएं समझी। उसने गुरुओं से शास्त्र नहीं, अनुभव मांगा। उसने व्यापारियों से लाभ नहीं, सहयोग की अपेक्षा की। इस सुनने ने योजनाओं को जन्म दिया। जल संरक्षण के छोटे उपाय, अनाज का न्यायपूर्ण वितरण और काम के बदले अन्न की व्यवस्था। अकाल तुरंत नहीं टला, पर लोगों का भय कम होने लगा। वे जानते थे कि कोई उनकी बात सुन रहा है और यही विश्वास उन्हें टिकाए रखता था। इसी अवधि में वसंत पंचमी आई। इस बार उत्सव साधारण था, पर भाव गहरा। युवराज ने घोषणा की कि उस दिन राज्य के हर नगर और ग्राम में कथा सुनी जाएगी और कोई उपदेश नहीं दिया जाएगा। लोग पहले संकोच में थे, पर धीरे धीरे एकत्र होने लगे। कथा के बीच बीच में मौन रखा गया ताकि श्रोता अपने भीतर उठती आवाज को पहचान सकें। कई माता पिता ने उसी दिन अपने बच्चों से पहली बार पूछा
कि वे क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं। बच्चों ने शब्दों में नहीं, आंखों में उत्तर दिए। यह दृश्य किसी भी यज्ञ से अधिक पवित्र था। लोगों ने महसूस किया कि संकट के समय कथा उन्हें भागने का रास्ता नहीं, टिके रहने का साहस देती है। युवराज के जीवन में भी एक निजी मोड़ आया। उसने विवाह किया, पर उसने अपनी संगिनी से पहले ही कहा कि वे संतान को उपलब्धि नहीं, यात्रा मानेंगे। जब उनका पहला शिशु जन्मा तो वह अन्य बच्चों जैसा नहीं था। न अधिक रोया, न तुरंत प्रतिक्रिया दी। राजमहल में फुसफुसाहटें उठीं, पर युवराज शांत रहा। उसने अपने पिता की सीख को स्मरण किया और स्वयं श्रोता बना रहा। वह शिशु के संकेतों को समझता, उसकी गति का सम्मान करता। वर्षों बाद वह बालक अलग ढंग से सीखता दिखा। वह चीजों को छूकर, देखकर और मौन में समझता था। गुरुओं ने उसे धीमा कहा, पर माता पिता ने उसे विशिष्ट माना। समय ने सिद्ध किया कि उसका मार्ग भिन्न था, पर गहरा था। वह जटिल प्रश्नों को सरल भाव से सुलझा लेता था। राज्य के गुरुकुलों में भी परिवर्तन आया। अब वहां परीक्षा से पहले संवाद का समय रखा जाने लगा। शिष्यों को केवल उत्तर नहीं, अपने प्रश्न लिखने को कहा जाता। गुरु स्वयं कथा सुनते और अनुभव साझा करते। शिक्षा एक तरफा नहीं रही, वह सहयात्रा बन गई। परिणामों में भी बदलाव दिखा। कुछ शिष्य विद्वान बने, कुछ कुशल कारीगर, कुछ संवेदनशील चिकित्सक और कुछ ऐसे नागरिक जो संकट में नेतृत्व कर सकते थे। समाज ने यह समझा कि बुद्धि एक ही रूप में नहीं खिलती और यही विविधता उसकी शक्ति है। वर्षों बाद जब युवराज स्वयं राजा बना तो उसने अपने राज्याभिषेक के दिन कोई दीर्घ भाषण नहीं दिया। उसने केवल कथा सुनी और सुनाई, अपने पिता की, अपने अनुभवों की और उन अनाम लोगों की जिनकी आवाजों ने राज्य को दिशा दी थी। उसने कहा कि राज्य का भविष्य किसी एक नीति से नहीं, निरंतर सुनने से बनेगा। प्रजा ने तालियां नहीं बजाईं, पर आंखों में भरोसा था। उस दिन से यह परंपरा और मजबूत हुई कि हर वसंत पंचमी को राजा और प्रजा एक साथ बैठेंगे और कथा के बीच कोई ऊंच नीच नहीं होगी। समय के प्रवाह में इस राज्य की कीर्ति दूर दूर तक फैली, पर वैभव के कारण नहीं, विवेक के कारण। पड़ोसी राज्यों से लोग सीखने आने लगे, कैसे संकट में संवाद किया जाए, कैसे शिक्षा को मानवीय बनाया जाए, कैसे संतान को परिणामों से पहले संबंध दिया जाए। राजा ने कभी स्वयं को आदर्श नहीं कहा। वह केवल यह कहता रहा कि उसने सुनना सीखा है, और जहां सुनना जीवित रहता है वहां बुद्धि मरती नहीं। अंततः जब उस राजा की आयु ढलने लगी तो उसने अपने पुत्र पुत्रियों से कहा कि वे उसकी कथाएं याद न रखें, बल्कि उसके मौन को समझें। उसने कहा कि वसंत पंचमी की कथा किसी ग्रंथ में बंद करने के लिए नहीं, जीवन में बहाने के लिए है। उसके जाने के बाद भी राज्य में वह धारा बहती रही, माता से संतान तक, गुरु से शिष्य तक, राजा से प्रजा तक। लोग जानते थे कि हर पीढ़ी को अपनी परीक्षा स्वयं देनी होगी, पर उनके पास एक सहारा है, सुनने की परंपरा। और इसी सहारे के साथ यह विश्वास पीढ़ियों में गहराता गया कि जहां कथा हृदय तक पहुंचती है वहां बुद्धि अपना मार्ग स्वयं बना लेती है और कोई भी संतान वास्तव में वंचित नहीं रहती। कथा ने अब और गहराई पकड़ ली। राज्य में जो परिवर्तन राजा, देवव्रत और उनके पुत्र के द्वारा प्रारंभ हुआ था, वह धीरे धीरे प्रजा के जीवन में समा गया। लोग केवल अपने बच्चों की शिक्षा और बुद्धि पर ध्यान नहीं देने लगे थे, बल्कि स्वयं के आचरण, संवेदना और सहनशीलता पर भी ध्यान देने लगे थे। जो माता पिता पहले आदेश देने और परिणाम देखने में विश्वास करते थे, वे अब अपने बच्चों की भावनाओं और इच्छाओं को समझने लगे थे। युवराज ने कई अवसरों पर अपने स्वयं के अनुभव साझा किए, न कि उपदेश दिए। उनके शब्दों में कठोरता नहीं, केवल अनुभव और धैर्य का भाव था। प्रजा ने महसूस किया कि राज्य का सच्चा विकास केवल संपत्ति या शक्ति से नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और सुनने की क्षमता से आता है। यही वह मूल्य था जिसे वसंत पंचमी की कथा ने समूचे राज्य में स्थापित किया था। हैसमय के साथ राज्य में शिक्षा की प्रक्रिया भी बदल गई। गुरुकुलों में केवल ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि समझने और अनुभव करने की शिक्षा दी जाने लगी। शिष्य प्रश्न पूछते, पर उत्तर में केवल सही गलत नहीं, बल्कि विश्लेषण और सहानुभूति भी शामिल होती। गुरुओं ने देखा
कि जब शिष्यों को सुनने और अनुभव करने का अवसर मिलता है तो उनकी बुद्धि अधिक स्वतंत्र और रचनात्मक होती है। वे समस्याओं को केवल समाधान के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे के कारणों और भावनाओं को भी समझने लगते। इस नई शिक्षा पद्धति ने राज्य के वातावरण को इतना समृद्ध बना दिया कि किसी भी कठिनाई में भी लोग आपस में सहयोग करने लगे और भय नहीं, समझ का वातावरण बना। एक वर्ष राज्य में गंभीर बाढ़ आई। कई गांव पानी में डूबने लगे और लोग डर के कारण भागने लगे। युवराज ने तत्काल निर्णय लेने के बजाय गांव के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनकी बात सुनी। उन्होंने केवल निर्देश नहीं दिए, बल्कि लोगों से सुझाव मांगे। इस प्रक्रिया में उन्होंने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसान हो या कारीगर, अपने अनुभव से समाधान निकाल सकता है। उन्होंने राज्य के प्रबंधकों को आदेश देने की जगह लोगों को सुनकर योजना बनाने के लिए कहा। इस सुनने और समझने के प्रयास ने बाढ़ के प्रभाव को कम किया और लोगों में यह विश्वास पैदा किया कि कठिनाई के समय उनकी आवाज सुनी जाती है। यही अभ्यास वसंत पंचमी की कथा के गहरे प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम था। सुनने और समझने की शक्ति। युवराज के घर में भी जीवन की जटिलताएं आईं। उनकी संतान धीरे धीरे बड़ी हुई, पर उसका विकास दूसरों से अलग था। वह बोलने में विलंब कर रही थी, पर उसकी भावनाओं और संवेदनाओं की गहराई असाधारण थी। युवराज और उनकी संगिनी ने इसे केवल स्वीकार किया और प्रयास किया कि संतान को अपने ढंग से सीखने का अवसर मिले। उन्होंने देखा कि जब वे शांति और धैर्य से बैठते, तब संतान खुद से नया सीखने लगती। उन्होंने यह समझा कि प्रत्येक बालक की गति अलग होती है और उसे उसकी गति में समझना ही माता पिता की वास्तविक जिम्मेदारी है। इस समझ ने पूरे परिवार के संबंधों को कोमल और स्थायी बनाया। राज्य में वसंत पंचमी का महत्व अब केवल उत्सव और भव्यता तक सीमित नहीं रहा। हर नगर और गांव में माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठकर कथा सुनते। कई लोग पहले अपनी व्यस्तता या लाभ की चिंता में संतान के लिए समय नहीं निकाल पाते थे, पर अब वे इस दिन कथा सुनने और बच्चों को समझने के लिए स्वयं समय निकालते। यह प्रक्रिया बच्चों के भीतर आत्मविश्वास और स्वाभिमान पैदा करती। वे स्वयं अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने लगे और माता पिता ने पहली बार यह अनुभव किया कि सुनना ही उन्हें मार्गदर्शन करने का सबसे सशक्त तरीका है। इस बदलाव ने राज्य के प्रत्येक कोने में मानवीय और संवेदनशील वातावरण का निर्माण किया। युवराज ने अपने राज्याभिषेक के वर्षों बाद यह अनुभव किया कि सबसे कठिन निर्णय केवल युद्ध या शासन से संबंधित नहीं होते। असली चुनौती थी कैसे राज्य की भावनाओं, चिंताओं और आशाओं को समझा जाए। उन्होंने अपने अधिकारियों और प्रजा के बीच संवाद की प्रक्रिया को नियमित किया। उन्होंने प्रत्येक समस्या में पहले सुनना, फिर सुझाव देना और फिर सहमति से निर्णय लेना आरंभ किया। इससे लोगों में विश्वास बढ़ा, भय नहीं। वे जानते थे कि उनकी बात सुनी जाती है और यही सुनने की शक्ति राज्य की स्थिरता का आधार बनी। यह दृष्टिकोण राजा देवव्रत की गूंज और वसंत पंचमी की कथा की सीख पर आधारित था। सुनने की कला ही असली नेतृत्व है। समय के साथ युवराज की संतान ने भी राज्य के विभिन्न पहलुओं को अनुभव करना शुरू किया। वह केवल प्रशासनिक ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के विविध अनुभवों से सीखती रही। उसकी बुद्धि न केवल तर्कपूर्ण थी, बल्कि संवेदनशील और समन्वयकारी भी बन गई। युवराज ने देखा कि संतान का मार्ग अलग है, पर उसका प्रभाव समाज पर गहरा और स्थायी है। बालक ने यह सिद्ध कर दिया कि शांति और समझ का वातावरण किसी भी कठिनाई से अधिक मूल्यवान होता है। यह अनुभव राज्य के लिए भी मार्गदर्शक बना और युवराज ने इसे अपने शासन में स्थायी रूप दिया। वर्षों बाद युवराज जब स्वयं वृद्ध हुए, तो उन्होंने अपने पुत्र और प्रजा को अंतिम संदेश दिया कि वसंत पंचमी की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने और समझने के लिए है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पीढ़ी को अपनी परीक्षा स्वयं देनी होगी, पर सुनने की परंपरा ही उन्हें सही मार्ग दिखाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बुद्धि का विकास किसी भी पुरस्कार, योग्यता या ग्रंथ से नहीं, बल्कि रिश्तों और भावनाओं की समझ से होता है। यह अंतिम संदेश राज्य में स्थायी स्मृति बन गया। कथा के अंत में राज्य और प्रजा ने यह अनुभव किया कि वसंत पंचमी की यह परंपरा केवल दिन या उत्सव नहीं,
बल्कि जीवन की धारा है। जहां माता पिता, गुरु, शिष्य और नागरिक सुनना और समझना सीखते हैं, वहां संतान कभी बुद्धि से वंचित नहीं रहती। इस स्थायी प्रभाव ने राजा देवव्रत और उनके उत्तराधिकारियों की कथा को काल की सीमा से परे ला दिया और यह प्रमाणित किया कि सुनने की शक्ति और धैर्य के साथ बनाई गई संवेदनशीलता ही भविष्य का सबसे बड़ा उपहार है। राज्य में समय के साथ एक नई चेतना जन्म लेने लगी। केवल युवराज और उनके परिवार तक ही नहीं, बल्कि प्रत्येक घर, प्रत्येक नगर और गांव तक यह अनुभव फैलने लगा कि सुनने और समझने की शक्ति ही सबसे मूल्यवान है। लोग अब केवल संतान को प्रशिक्षित करने की चिंता नहीं करते थे, बल्कि स्वयं की संवेदनाओं और प्रतिक्रियाओं को भी समझने लगे थे। माता पिता ने यह जाना कि बच्चों की गति और उनकी सोच के अनुसार ढलना ही असली शिक्षा है। कई परिवारों ने अपने बच्चों को परिणामों के बजाय अनुभवों में विश्वास करना सिखाया। छोटे छोटे निर्णय लेने की स्वतंत्रता देने से बच्चों में आत्मविश्वास पैदा हुआ और वे अपने अनुभवों से सीखने लगे। प्रजा ने देखा कि एक ऐसा वातावरण तैयार होना शुरू हो गया है जिसमें भय नहीं, बल्कि समझ का वर्चस्व है। यह परिवर्तन धीमा था, पर स्थायी और गहरा था। युवराज ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव किए। अब प्रत्येक अधिकारी, मंत्री और प्रशासनिक कर्मचारी केवल आदेश देने का काम नहीं करते थे, बल्कि लोगों को सुनकर नीतियां बनाने लगे थे। सरकारी दरबारों में पहले जहां केवल निर्णय सुनाए जाते थे, अब संवाद की परंपरा स्थापित हुई। अधिकारी प्रजा की समस्याओं को सुनते, उनके अनुभवों से सीखते और फिर सामूहिक रूप से समाधान निकालते। इससे न केवल निर्णय अधिक न्यायपूर्ण हुए, बल्कि लोगों में यह विश्वास भी बढ़ा कि उनका आवाज सुनी जा रही है। यह प्रक्रिया राज्य की स्थिरता और सामूहिक समझ का आधार बनी। युवा और वृद्ध सभी ने महसूस किया कि सुनने का अभ्यास केवल वसंत पंचमी की कथा तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसे जीवन की धारा बनाना आवश्यक है। समय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए। गुरुकुलों में शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और श्रोता बन गए। शिष्यों को केवल उत्तर नहीं, बल्कि प्रश्नों और अनुभवों की गहराई समझने का अवसर दिया गया। उन्होंने देखा कि जब बच्चे स्वयं अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं और गुरु उसे बिना निष्कर्ष तक पहुंचाए सुनता है, तब बुद्धि स्वतः विकसित होती है। रचनात्मकता, सहानुभूति और निर्णय लेने की क्षमता बच्चों में स्वाभाविक रूप से जन्म लेने लगी। इस प्रक्रिया ने राज्य के वातावरण को भी संवेदनशील और सहयोगात्मक बना दिया। लोग एक दूसरे की समस्याओं में सहानुभूति रखने लगे और कठिनाइयों में एकजुट होकर समाधान खोजने लगे। एक बार राज्य में गंभीर अकाल आया। कई गांवों में अन्न की कमी और जल स्रोतों की सूखावट ने प्रजा के भीतर भय पैदा कर दिया। युवराज ने तुरंत आदेश देने की बजाय प्रत्येक गांव के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनकी बात सुनी। उन्होंने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसान हो या कारीगर, अपने अनुभव से बहुमूल्य सुझाव दे सकता है। युवा और वृद्ध सभी मिलकर समाधान बनाने लगे। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देने की बजाय उन्होंने लोगों की बात सुनकर योजनाएं बनाई। इस प्रक्रिया में केवल समस्या हल नहीं हुई, बल्कि लोगों में यह विश्वास पैदा हुआ कि संकट के समय उनकी आवाज सुनी जाती है। यह अभ्यास स्पष्ट रूप से वसंत पंचमी की कथा के प्रभाव का परिणाम था। सुनना और समझना ही वास्तविक शक्ति है। युवराज के घर में भी संतति की शिक्षा और विकास के तरीके बदल गए। उनका पहला शिशु धीरे धीरे अपनी गति से सीखता रहा। वह जल्दी बोल नहीं पाया, पर उसकी भावनाओं और संवेदनाओं की गहराई असाधारण थी। युवराज और उनकी संगिनी ने इसे स्वीकार किया और शांति से उसके संकेतों को समझने और उसका मार्गदर्शन करने में समय लगाया। उन्होंने देखा कि जब माता पिता शांत और धैर्यपूर्ण रहते हैं, तब संतान स्वयं से सीखने लगती है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि प्रत्येक बालक की गति अलग होती है और उसे उसकी गति में समझना ही असली पालन पोषण है। इस दृष्टिकोण ने पूरे परिवार के संबंधों को कोमल और स्थायी बनाया। वसंत पंचमी के दिन अब केवल उत्सव और पीले वस्त्रों तक सीमित नहीं रह गए। माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठकर कथा सुनते और उनका अनुभव साझा करते। बच्चे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने लगे और माता पिता ने पहली बार यह अनुभव किया
कि सुनना ही मार्गदर्शन का सबसे प्रभावी तरीका है। यह प्रक्रिया बच्चों के भीतर आत्मविश्वास और स्वाभिमान पैदा करती। उन्होंने देखा कि यदि परिवार केवल परिणामों पर ध्यान देगा तो सीखने की प्रक्रिया बाधित होगी। इसी समझ ने राज्य के प्रत्येक कोने में संवेदनशील और सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण किया। युवराज ने शासन में भी इसे लागू किया। उन्होंने राज्याभिषेक के वर्षों बाद महसूस किया कि असली नेतृत्व केवल आदेश देने में नहीं बल्कि सुनने और समझने में है। उन्होंने अधिकारियों और प्रजा के बीच संवाद की प्रक्रिया आरंभ की। प्रत्येक समस्या में पहले सुनना, फिर विचार करना और फिर निर्णय लेना इस प्रक्रिया का हिस्सा बना। इससे लोगों में विश्वास बढ़ा और भय नहीं। लोग जानते थे कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनके अनुभवों का मूल्य समझा जा रहा है। यह दृष्टिकोण राजा देवव्रत की सिख और वसंत पंचमी की कथा पर आधारित था। सुनना ही वास्तविक नेतृत्व है। बसमय के साथ युवराज की संतान ने भी राज्य के विभिन्न पहलुओं को अनुभव किया। केवल प्रशासनिक ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन के विविध अनुभवों से भी सीखने लगी। उसकी बुद्धि तर्कपूर्ण, संवेदनशील और समन्वयकारी बन गई। युवराज ने देखा कि संतान का मार्ग अलग हो सकता है पर उसका प्रभाव समाज पर गहरा और स्थायी है। बच्चों ने सिद्ध किया कि शांति और समझ का वातावरण किसी भी कठिनाई से अधिक मूल्यवान होता है। यह अनुभव राज्य के लिए मार्गदर्शक बन गया और युवराज ने इसे अपने शासन में स्थायी रूप से स्थापित किया। अंततः जब युवराज वृद्ध हुए, उन्होंने अपने पुत्र और प्रजा को अंतिम संदेश दिया कि वसंत पंचमी की कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने और समझने के लिए है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पीढ़ी को अपनी परीक्षा स्वयं देनी होगी पर सुनने की परंपरा उन्हें सही मार्ग दिखाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बुद्धि का विकास किसी पुरस्कार या ग्रंथ से नहीं बल्कि रिश्तों और भावनाओं की समझ से होता है। यह संदेश राज्य में स्थायी स्मृति बन गया। लोग जानते थे कि माता पिता, गुरु और प्रजा जब सुनना सीखेंगे तो संतान कभी बुद्धि से वंचित नहीं रहेगी। यही वसंत पंचमी की कथा का असली उपहार था, सुनने, समझने और संवेदनशील बनने की कला, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतान को उसके वास्तविक मार्ग तक पहुंचाती। समय के साथ राज्य में यह समझ गहराने लगी कि बुद्धि केवल ग्रंथों और शिक्षा तक सीमित नहीं होती बल्कि यह संवेदनाओं, अनुभवों और रिश्तों के परिप्रेक्ष्य में पनपती है। माता पिता अब केवल अपने बच्चों के परिणामों की चिंता नहीं करते थे बल्कि उनकी भावनाओं और समझ को भी प्राथमिकता देने लगे। उन्होंने देखा कि जब बच्चे अपनी जिज्ञासा और उत्सुकता व्यक्त करते हैं और माता पिता उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से सीखने लगते हैं। घरों में संवाद बढ़ने लगा और बच्चों ने पहली बार अनुभव किया कि उनके विचार और भावों का महत्व है। यह केवल पारिवारिक संबंधों को गहरा नहीं कर रहा था बल्कि बच्चों की बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि कर रहा था। धीरे धीरे यह प्रवाह पूरे राज्य में फैल गया और प्रत्येक नगर और गांव में महसूस किया गया कि सुनने और समझने की शक्ति ही समाज के विकास का मूल आधार है। राज्य के प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव निरंतर दिखने लगे। अधिकारी अब केवल आदेश देने वाले नहीं रहे बल्कि प्रजा की बात सुनने वाले भी बने। जब कोई समस्या आती तो पहले उसके पहलुओं को समझा जाता, प्रत्येक वर्ग की राय ली जाती और फिर सामूहिक निर्णय लिया जाता। इससे निर्णयों में न्याय और स्थिरता दोनों सुनिश्चित होने लगे। अधिकारियों ने देखा कि जब जनता को सुनने का अवसर मिलता है तो उनमें डर की बजाय सहयोग और भरोसे का भाव बढ़ता है। यह प्रक्रिया केवल शासन की स्थिरता के लिए नहीं थी बल्कि लोगों के मन और हृदय में विश्वास पैदा करने का भी साधन बन गई। युवराज ने महसूस किया कि सुनने की यह परंपरा वसंत पंचमी की कथा के मूल संदेश का वास्तविक विस्तार है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस दृष्टिकोण ने क्रांतिकारी बदलाव किए। गुरुकुलों में शिक्षक अब केवल ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि श्रोता और मार्गदर्शक बने। उन्होंने शिष्यों को अपने प्रश्नों और अनुभवों के माध्यम से सोचने और समझने की स्वतंत्रता दी। शिष्यों ने पाया कि जब उनके विचार और संदेह को बिना रोक-टोक सुना जाता है तब उनकी बुद्धि अधिक गहरी, स्वतंत्र और रचनात्मक होती है। उन्होंने समस्याओं को केवल हल करने की प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाओं और परिस्थितियों को भी समझा। यह दृष्टिकोण
बच्चों को संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनाता गया और राज्य के वातावरण में सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना ने जन्म लिया। कई प्राकृतिक संकटों ने भी इस नई दृष्टि को परखने का अवसर दिया। एक वर्ष सूखे और अकाल ने राज्य के कई हिस्सों को प्रभावित किया। युवा और वृद्ध सभी डर और भय से जूझ रहे थे। युवराज ने तत्काल आदेश देने की बजाय प्रत्येक गांव के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। उन्होंने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसान हो या कारीगर, अपने अनुभव से बहुमूल्य समाधान सुझा सकता है। अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी भी अब केवल आदेश देने के बजाय लोगों की बात सुनकर योजनाएं बनाते। इस प्रक्रिया में केवल समस्याएं हल नहीं हुई, बल्कि लोगों में यह विश्वास पैदा हुआ कि संकट के समय उनकी आवाज सुनी जाती है। यही अनुभव वसंत पंचमी की कथा के प्रभाव का प्रमाण बन गया। सुनना और समझना ही असली शक्ति है। युवराज के परिवार में भी शिक्षा और पालन पोषण की दृष्टि में गहरा बदलाव आया। उनका पहला शिशु धीरे धीरे अपनी गति से सीखता रहा। वह तुरंत बोल नहीं पाया, पर उसकी भावनाओं और संवेदनाओं की गहराई असाधारण थी। युवराज और उनकी संगिनी ने उसे समझने और मार्गदर्शन देने में समय लगाया। उन्होंने देखा कि जब माता पिता शांति और धैर्य के साथ बैठते हैं तो बालक स्वयं से सीखने लगता है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि प्रत्येक बालक की गति और समझ अलग होती है और उसे उसकी गति में स्वीकार करना ही वास्तविक पालन पोषण है। इस दृष्टिकोण ने पूरे परिवार के संबंधों को स्थायी और गहरा बनाया। वसंत पंचमी का महत्व अब केवल उत्सव और भव्यता तक सीमित नहीं रहा। माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठकर कथा सुनते, अनुभव साझा करते और उनकी जिज्ञासा को महत्व देते। बच्चे स्वयं अपनी सोच और भावनाओं को व्यक्त करने लगे। माता पिता ने महसूस किया कि सुनना ही मार्गदर्शन का सबसे प्रभावी तरीका है। बच्चों के भीतर आत्मविश्वास और स्वाभिमान का जन्म हुआ। उन्होंने जाना कि यदि परिवार केवल परिणामों पर ध्यान देगा तो सीखने की प्रक्रिया बाधित होगी। इसी समझ ने राज्य के प्रत्येक नगर और गांव में संवेदनशील और सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण किया। युवराज ने शासन में भी इसी दृष्टिकोण को लागू किया। उन्होंने राज्याभिषेक के वर्षों बाद महसूस किया कि असली नेतृत्व केवल आदेश देने में नहीं, बल्कि सुनने और समझने में है। उन्होंने अधिकारियों और प्रजा के बीच संवाद की प्रक्रिया आरंभ की। प्रत्येक समस्या में पहले सुनना, फिर विचार करना और निर्णय लेना प्रक्रिया का हिस्सा बना। इससे लोगों में विश्वास बढ़ा, भय नहीं। वे जानते थे कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनके अनुभवों का मूल्य समझा जा रहा है। यही दृष्टिकोण राजा देवव्रत की सिख और वसंत पंचमी की कथा पर आधारित था। युसमय के साथ युवराज की संतान ने भी राज्य के विभिन्न पहलुओं का अनुभव किया। उसने केवल प्रशासनिक ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के विविध अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया अपनाई। उसकी बुद्धि तर्कपूर्ण, संवेदनशील और समन्वयकारी बन गई। युवराज ने देखा कि संतान का मार्ग अलग हो सकता है, पर उसका प्रभाव समाज पर गहरा और स्थायी है। बच्चों ने यह सिद्ध किया कि शांति और समझ का वातावरण किसी भी कठिनाई से अधिक मूल्यवान होता है। यह अनुभव राज्य के लिए मार्गदर्शक बना और युवराज ने इसे अपने शासन में स्थायी रूप से स्थापित किया। अंततः जब युवराज वृद्ध हुए, उन्होंने अपने पुत्र और प्रजा को अंतिम संदेश दिया कि वसंत पंचमी की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने और समझने के लिए है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पीढ़ी को अपनी परीक्षा स्वयं देनी होगी, पर सुनने की परंपरा ही उन्हें सही मार्ग दिखाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बुद्धि का विकास किसी पुरस्कार या ग्रंथ से नहीं, बल्कि रिश्तों और भावनाओं की समझ से होता है। यह संदेश राज्य में स्थायी स्मृति बन गया। माता पिता, गुरु और प्रजा जब सुनना सीखेंगे तो संतान कभी बुद्धि से वंचित नहीं रहेगी। यही वसंत पंचमी की कथा का असली उपहार था, सुनने, समझने और संवेदनशील बनने की कला, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतान को उसके वास्तविक मार्ग तक पहुंचाती। राज्य में इस नए दृष्टिकोण का प्रभाव धीरे धीरे बाहरी क्षेत्रों तक भी फैलने लगा। दूर दराज के गांव, पहाड़ी क्षेत्र और जंगल के बीच बसे छोटे कस्बे अब युवा और वृद्ध सभी एक साथ वसंत पंचमी की कथा सुनने के लिए एकत्र होने लगे। पहले लोग इसे केवल उत्सव या धार्मिक प्रथा समझते थे, पर अब उन्होंने देखा कि कथा सुनने का अर्थ केवल शब्दों को ग्रहण करना नहीं, बल्कि अपने भीतर उठती भावनाओं को पहचानना और समझना है।
कई स्थानों पर माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठते और उनके छोटे छोटे सवालों को ध्यानपूर्वक सुनते। बच्चे अपनी जिज्ञासा और अनुभव साझा करने लगे और उनका आत्मविश्वास बढ़ा। यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं था, यह धीरे धीरे सामाजिक संरचना में भी दिखाई देने लगा, जहां लोग एक दूसरे की बात सुनने और समझने लगे। राज्य के दूरस्थ हिस्सों में यह अभ्यास नई जिम्मेदारी और सहयोग की भावना पैदा करने लगा। किसान अब केवल फसल उगाने वाले नहीं थे, वे अपने गांव की समस्याओं, जल स्रोतों और साझा संसाधनों के बारे में विचार विमर्श करने लगे। कुम्हार, बढ़ई और अन्य कारीगर अपने काम के तरीके और कठिनाइयों को खुलकर साझा करने लगे। लोग समझ गए कि जब एक दूसरे की बात सुनी जाएगी तो सामूहिक निर्णय अधिक न्यायपूर्ण और स्थायी होंगे। युवा पीढ़ी ने यह सीखा कि केवल सुनना ही नहीं, बल्कि समझना और विचार साझा करना भी बुद्धि और नेतृत्व का हिस्सा है। दूर दराज के बच्चे अब केवल शिक्षक या माता पिता के आदेश पर निर्भर नहीं थे, बल्कि अपने अनुभवों और भावनाओं के आधार पर सोचने लगे। इस प्रक्रिया ने शिक्षा और परंपराओं के स्वरूप को भी बदल दिया। पुराने समय में शिक्षा केवल ग्रंथों, नियमों और कक्षा में सीखने तक सीमित थी, पर अब गुरुकुल और विद्यालय भी बदल गए। शिक्षक बच्चों के अनुभव और भावनाओं को सुनते, उनके प्रश्नों का समाधान नहीं करते, बल्कि उन्हें सोचने और महसूस करने का अवसर देते। शिष्यों ने देखा कि जब उनके अनुभव और विचार महत्व रखते हैं, तब उनका ज्ञान अधिक गहरा और स्थायी बनता है। वे समस्याओं को केवल हल करने के लिए नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे की भावनाओं, कारणों और परिणामों को समझते हैं। ये दृष्टिकोण शिक्षा को अधिक मानवीय, संवेदनशील और रचनात्मक बना गया। या राज्य में प्राकृतिक आपदाएं भी अब इस नए दृष्टिकोण की परीक्षा बन गई। एक वर्ष भारी वर्षा और भूस्खलन ने कई गांवों को प्रभावित किया। पहले लोग केवल भय और अराजकता में फंसे रहते, पर अब उन्होंने देखा कि सुनना और समझना संकट के समय सबसे बड़ा साधन है। युवराज ने प्रत्येक प्रभावित गांव के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनके अनुभव सुने। किसानों ने बताया कि कौन सा क्षेत्र जल संकट से अधिक प्रभावित है। कारीगर ने सुझाव दिया कि आपूर्ति कैसे व्यवस्थित की जाए, और युवा स्वयं सेवकों ने मदद की योजना बनाई। प्रशासनिक अधिकारी केवल आदेश देने की बजाय योजना बनाने में शामिल हुए। इस प्रक्रिया में केवल समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, बल्कि लोगों में विश्वास और सहयोग की भावना पैदा हुई। युवराज के घर में भी जीवन की शिक्षा और पालन पोषण की प्रक्रिया गहरी हुई। उनका दूसरा शिशु पहले से अलग था, अधिक संवेदनशील और सोच विचार में गहरा। युवराज और उनकी संगिनी ने देखा कि जब वे अपने बच्चे को बिना किसी दबाव और अपेक्षा के सुनते हैं, तब वह स्वयं अपनी गति से सीखने लगता है। उन्होंने अनुभव किया कि प्रत्येक बालक का मार्ग अलग होता है और उसे उसी रूप में स्वीकार करना ही वास्तविक पालन पोषण है। शांति और धैर्य के साथ बैठने से बालक में आत्मविश्वास और संवेदनशीलता उत्पन्न हुई। यह अनुभव परिवार और घर के वातावरण में स्थायित्व और प्रेम का स्रोत बन गया। वसंत पंचमी का उत्सव अब राज्य और उसके बाहर के गांवों में केवल पर्व नहीं, बल्कि अनुभव और सीखने का अवसर बन गया। माता पिता, शिक्षक, युवा और वृद्ध सभी कथा सुनते और अपने अनुभव साझा करते। बच्चे अपने विचार व्यक्त करते और उन्हें सुनने वाले मिलते। लोग समझ गए कि सुनना केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, यह भाव, समझ और अनुभव का आदान प्रदान है। इस प्रक्रिया ने समुदाय में विश्वास और सहयोग की भावना पैदा की। छोटे छोटे निर्णय लेने की स्वतंत्रता और खुली बातचीत से बच्चों में आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी का विकास हुआ। राज्य के प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे में यह दृष्टिकोण अब स्थायी बन गया। सरकारी बैठकें और पंचायतें केवल आदेश देने के लिए नहीं होती, बल्कि संवाद और समाधान खोजने के लिए आयोजित की जाती हैं। अधिकारी और कर्मचारी लोगों की बात सुनते और उसे निर्णय में शामिल करते। इससे निर्णय अधिक न्यायपूर्ण और स्थायी बनते हैं। लोग अब भय या दबाव में नहीं, बल्कि विश्वास और समझ के वातावरण में काम करने लगे। यह दृष्टिकोण राज्य की स्थिरता, सामाजिक संबंधों और बुद्धि के विकास का आधार बन गया। समय के साथ युवराज की संतान ने भी राज्य और समाज के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करना शुरू किया। उसने केवल प्रशासनिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के विविध अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया अपनाई। उसकी बुद्धि
तर्कपूर्ण, संवेदनशील और समन्वयकारी बन गई। उसने यह सीखा कि प्रत्येक व्यक्ति की गति और समझ अलग हो सकती है, पर यह अलग होना किसी भी रूप में मूल्यहीन नहीं है। उसकी दृष्टि और संवेदनशीलता ने समाज में सहयोग, न्याय और संतुलन को बढ़ावा दिया। यह अनुभव राज्य और परिवार दोनों के लिए मार्गदर्शक बन गया। अंततः युवराज वृद्ध होने पर अपने पुत्र और प्रजा को अंतिम संदेश देते हुए कह गए कि वसंत पंचमी की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने, समझने और अपनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पीढ़ी को अपनी परीक्षा स्वयं देनी होगी, पर सुनने की परंपरा उन्हें सही मार्ग दिखाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बुद्धि और नेतृत्व का विकास किसी पुरस्कार, योग्यता या ग्रंथ से नहीं, बल्कि संबंधों, अनुभव और भावनाओं की समझ से होता है। यह अंतिम संदेश राज्य और समाज में स्थायी स्मृति बन गया और सुनने की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी संतान को उसके वास्तविक मार्ग तक पहुंचाती रही। राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में यह परिवर्तन और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। पर्वतीय गांवों में, जहां लोग पहले बाहरी संपर्क से कटे रहते थे, अब युवा और वृद्ध सभी वसंत पंचमी की कथा सुनने के लिए एकत्र होने लगे। गांव के मध्य में एक खुला मैदान तैयार किया गया, जहां छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठते, किशोर और युवाओं के समूह अपनी चर्चा करते और बुजुर्ग अपने अनुभव साझा करते। पहले वहां केवल श्रावणीय गीत और धार्मिक अनुष्ठान होते थे, पर अब हर गांव में कथा सुनने का अवसर एक संवेदनशील अनुभव बन गया। बच्चों ने देखा कि उनके प्रश्नों और जिज्ञासा को महत्व दिया जा रहा है, और माता पिता ने महसूस किया कि सुनना ही सबसे बड़ा उपहार है जो वे अपने बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे धीरे धीरे अपनी बातें व्यक्त करने लगे, अपने अनुभव साझा करने लगे, और समाज में विश्वास और आत्मविश्वास का एक नया वातावरण पनपा। जंगलों और घने वन क्षेत्रों में बसे लोग भी इस प्रक्रिया में शामिल हुए। वे अक्सर बाहरी दुनिया से कटे रहते थे, पर अब युवा अपने गांव के लिए कथा सुनाने के अवसर पर दूर दराज से आते। उनके साथ आए बुजुर्ग बतलाते कि कैसे उनके जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों के बीच समझ और संवाद ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बच्चों को यह बताया कि केवल नियम और शिक्षा पर्याप्त नहीं है, उनके भीतर उठती भावनाओं, डर, उत्सुकता और अनुभव को पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बच्चे जंगल में पले बढ़े, निस्संदेह प्रकृति के साथ घुले मिले, अब शब्दों और भावों के माध्यम से अपने अनुभव साझा करने लगे। यह सुनना और समझना केवल शिक्षा का हिस्सा नहीं था, यह उनके जीवन का नया दृष्टिकोण बन गया। सुनने और समझने की इस नई परंपरा ने राज्य की सामाजिक संरचना को भी बदल दिया। गांवों के पंचायतों और सामुदायिक बैठकों में अब केवल आदेश नहीं, बल्कि संवाद की प्रक्रिया अपनाई जाने लगी। अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी पहले जैसा कठोर निर्णय देने वाला पद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने लोगों की बातों को सुना, उनके अनुभव समझे और फिर सामूहिक निर्णय लिया। इससे निर्णय अधिक न्यायपूर्ण, संतुलित और स्थायी बन गए। लोग अब भय और दबाव में काम नहीं करते थे, बल्कि विश्वास और समझ के वातावरण में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने यह महसूस किया कि सुनने की शक्ति केवल शासन के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी स्थायित्व और संतुलन लाती है। युवराज की संतान, जो अब पूरी तरह से बड़ी हो चुकी थी, ने भी इस दृष्टिकोण को अपने जीवन में अपनाया। उसने न केवल प्रशासनिक ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि समाज और लोगों के अनुभवों को समझने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया। उसकी बुद्धि अब केवल तर्क और ज्ञान तक सीमित नहीं रही, उसमें संवेदनशीलता, समझ और समन्वय की क्षमता भी विकसित हुई। उसने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति की गति, समझ और अनुभव अलग हो सकते हैं, पर यह विविधता समाज की शक्ति बनती है। इसके प्रभाव से राज्य में निर्णय अधिक न्यायपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण बन गए। समाज ने यह समझा कि केवल सुनने और समझने से ही सामूहिक निर्णयों में स्थायित्व और प्रभावशीलता आती है। राज्य की शिक्षा प्रणाली में भी गहरा बदलाव आया। गुरुकुलों और विद्यालयों में शिक्षक अब केवल ग्रंथ पढ़ाने या उत्तर देने तक सीमित नहीं रहे। वे बच्चों के प्रश्नों और अनुभवों को सुनते, उन्हें स्वयं सोचने और महसूस करने का अवसर देते। शिष्यों ने देखा
कि जब उनके विचार और जिज्ञासा को महत्व दिया जाता है तो उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। उन्होंने समस्याओं को केवल हल करने की प्रक्रिया नहीं समझी, बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाओं, परिस्थितियों और कारणों को भी जानने लगे। इस दृष्टिकोण से बच्चों में सहानुभूति, संवेदनशीलता और रचनात्मक सोच का विकास हुआ। राज्य का वातावरण अब सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी के मूल्यों से भर गया। प्राकृतिक आपदाओं और संकटों ने इस नई दृष्टि की सच्ची परीक्षा ली। एक वर्ष लंबे सूखे और जल संकट के कारण कई गांव प्रभावित हुए। युवराज ने तत्काल आदेश देने की बजाय प्रत्येक गांव के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसान हो या कारीगर, अपने अनुभव से बहुमूल्य सुझाव दे सकता है। प्रशासनिक अधिकारी भी केवल योजना बनाने में शामिल नहीं रहे, बल्कि उन्होंने लोगों की राय को निर्णय में शामिल किया। इस प्रक्रिया ने न केवल संकट को कम किया, बल्कि लोगों में विश्वास और सहयोग की भावना पैदा की। लोग अब जानते थे कि उनके विचार, अनुभव और सुझाव महत्वपूर्ण हैं। युवराज के घर में भी बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण की प्रक्रिया गहरी हो गई। उनका तीसरा शिशु, जो बोलने में धीमा था, अपनी गति और अनुभव से सीखने लगा। माता पिता ने उसे केवल देखना और समझना सीखा। जब वे शांत और धैर्यपूर्ण रहते, तब बालक स्वतंत्र रूप से अनुभव करता और सीखता। उन्होंने यह भी जाना कि प्रत्येक बालक का मार्ग अलग होता है और उसे उसी रूप में स्वीकार करना ही वास्तविक पालन पोषण है। इस दृष्टिकोण ने पूरे परिवार में स्थायित्व, प्रेम और समझ का वातावरण बनाया, जो धीरे धीरे राज्य और समाज में भी फैल गया। अंततः युवराज ने अपने अंतिम दिनों में अपने पुत्र और प्रजा को यह संदेश दिया कि वसंत पंचमी की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने, समझने और अपनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पीढ़ी को अपनी परीक्षा स्वयं देनी होगी, पर सुनने की परंपरा उन्हें सही मार्ग दिखाएगी। बुद्धि और नेतृत्व का विकास किसी पुरस्कार, योग्यता या ग्रंथ से नहीं, बल्कि संबंधों, अनुभव और भावनाओं की समझ से होता है। यह संदेश स्थायी स्मृति बन गया। राज्य और समाज में यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी संतान को उनके वास्तविक मार्ग तक पहुंचाती रही। इस प्रकार राजा देवव्रत की गूंज और वसंत पंचमी की कथा ने न केवल राज्य के प्रशासन और शिक्षा में स्थायी परिवर्तन किया, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी स्थायित्व, समझ और सहानुभूति की नींव रखी। बच्चों ने देखा कि केवल सुनने और समझने से ही उनका आत्मविश्वास और बुद्धि विकसित होती है और परिवार तथा समाज में सहयोग और भरोसे की भावना पैदा होती है। राज्य के प्रत्येक गांव, कस्बे और नगर में यह अनुभव फैल गया और धीरे धीरे यह परंपरा समाज की धारा बन गई। इसी के साथ यह कथा पूर्ण रूप से समाप्त होती है। यह स्मरण कराती है कि संवेदनशील सुनने और समझने की कला ही असली नेतृत्व और वास्तविक शिक्षा है।